जय हिंद साथियों। अर्ज किया है मुशर्रफ तुम तो थे रफ, मुशर्रफ तुम तो थे रफ, बन गए फेयर। पाकिस्तान को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं, जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उस गाड़ी में कोई तेल नहीं। ठीक है, ये 4 लाइनें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि आज 26 जुलाई है और आज हमारा कारगिल विजय दिवस है। जी हाँ, कारगिल विजय दिवस, जिसमें पाकिस्तान को धूल चटाई, उसकी औकात दिखाई कि तुम बच्चे हो और बच्चे ही रहोगे। कहानी शुरुआत होती है 3 मई की, 3 मई वर्ष 1999, और यहीं से कहानी यानी कारगिल की ओर बढ़ चलती है। लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने, इतिहासकारों की माने, तो ये कहानी शुरू होती है पहले परमाणु परीक्षण भारत के। यानी कि अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2 परीक्षण कराए गए, तो आपको पता है कि 13 मई वर्ष 1998 और 11 मई वर्ष 1998 ये भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के समय कराए गए परमाणु बम परीक्षण हैं, जिससे भारत की शक्ति को पूरी दुनिया ने आंका। हालांकि पहला परमाणु परीक्षण हमारे देश का 11 मई वर्ष 1974 को हुआ था। इस यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के परमाणु परीक्षण से कहीं ना कहीं तिलमिलाया पाकिस्तान भारत के परमाणु परीक्षण करने के ठीक 15 दिन बाद अपने देश में परमाणु परीक्षण कर बैठता है। यानी कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान अपने यहाँ परमाणु परीक्षण करता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गठबंधन की सरकार बनती है 98 में। 13 महीनों की ये सरकार आखिर 1999 तक आते आते गिर जाती है। 1999 यानी कि अप्रैल में ये सरकार गिरने की पूरी संभावनाएं इसकी व्यक्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कारगिल युद्ध का एक नया मोड़ शुरू हो जाता है, और इस 13 महीने की सरकार के दौरान ही ये युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं तो युद्ध के नियम कैसे युद्ध बनाए गए, कैसे युद्ध थोपे गए। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान की यात्राएं की, लाहौर बस सेवा चलाई। इसी दौरान अगर हम बात करते हैं तो 13 मई वर्ष 1999 को ऐसा क्या हुआ जो कारगिल युद्ध का रूप ले लिया। भारत से और पाकिस्तान के बीच जो मित्रवत संबंध बने या बढ़ाए गए, उन पर विश्वास करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, लापरवाही बरती। और लापरवाही से क्या कहें, इसे एक विश्वासघात कह सकते हैं पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने यानी कि अपने वर्दी को उतारते हुए, आतंकवादियों का चोला पहनते हुए भारत की कारगिल में घुसपैठ की, और कारगिल को कई चोटियों के, कारगिल के कई जो हमारे बंकर थे उनको कब्जे में ले लिया। इस बात की भनक एक चारागाह चराने वाला यानी मवेशी चराने वाला कश्मीरी चारागाह ने भारत के यानी कि सैनिकों को बताई एक बात, और ये बात धीरे धीरे आग की तरफ फैलती गई और दिल्ली तक ये बात पहुंच गई। इसकी जांच शुरू की गई, पाया गया कि कुछ चोटियां वाकई हमारे कब्जे में। उस समय भारत के थल सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक जी थे, और पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख वो परवेज मुशर्रफ, जो आगे चल करके पाकिस्तान का राष्ट्रपति हुआ। अब समझिएगा कहानी यहीं पे। मलिक साहब देश से बाहर थे, जब वो आते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है, वो बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए हमको, और फिर वही होता है। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी को ये निर्देश दे दिया गया था, स्पष्ट तौर पर दे दिया गया था कि आपको किसी भी कंडीशन पे LOC को पार नहीं करना है, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करना है। ये LOC यानी कारगिल जो विवाद था, ये कहीं ना कहीं 1971 के जंग के बाद जो LOC निर्धारित की गई थी, उसको पाकिस्तान मानने से दरकिनार कर रहा था, और उसने अपनी सीमा बढ़ाने के लिए यानी कि अपनी नई लाइन बनाने के लिए कारगिल को कब्जे में लेने का प्लान किया था। यानी कि अक्टूबर तक का, यानी कि अक्टूबर में कारगिल में और ठंड पड़ेगी, और अक्टूबर तक कारगिल में सर्वाइव कर पाना अच्छी बात, यानी कि बस की बात नहीं होगी, और फिर भारत के सैनिकों को आसानी से धूल चढ़ाया जा सकता है, ये उनका प्लान था। लेकिन इस प्लान का भांडा जो है मई में ही फूट जाता है। तब तक पाकिस्तान ने मतलब भर की जो दूरी है, वो ज़मीन है, कब्जे में ले चुका होता है, और फिर युद्ध शुरू होता है। युद्ध का आगाज़ आप जानते ही हैं। युद्ध होता कैसे है? युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी थल सेना, अपनी वायुसेना और अपनी नौसेना तीनों को शामिल करने का प्लान किया। उस समय NSA का पद नहीं हुआ करता था, लेकिन उस समय
एनएसए के स्थान पर सलाहकार महोदयों ने यानी सलाहकार अधिकारियों ने, वरिष्ठ जो रिटायर्ड अधिकारी थे उन्होंने अपने एडवाइस दिए। यानी कि एनएसए का पद जो आप देख रहे हैं गठित किया गया 2018 से, इस पद का पहले गठन नहीं था, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से पद कार्यरत था। एनएसए ने जब ये खबर दी, यानी कि एनएसए ने जब ये बात बताई और इस बात से प्लान किया गया, तो उस समय पाकिस्तान के पास F-16 नामक फाइटर प्लेन था। F-16 नाम आप सुना लग रहा होगा आपको, क्योंकि F-16 फाइटर प्लेन आपको याद होगा कि हमारे अभिनंदन ने अपने मिराज से उसे मार गिराया था, याद होगा आपको। तो अब कहानी ये होती है कि भाई हमारे सारे फाइटर प्लेन सबको ये दे दिया गया निर्देश। इसमें हमने पहली बार हमारी भारतीय वायुसेना ने वो कारनामा किया था जो शायद ही किसी दुनिया की वायुसेना ने अब तक इस कारनामे को अंजाम दिया होगा। उसी के बाद हमारी वायुसेना इस विश्व के पटल पर चौथी बड़ी वायुसेना के रूप में उभर कर सामने आती है, जो वर्तमान समय में चौथी बड़ी वायुसेना हमारे देश की है। इस वायुसेना का जो ऑपरेशन चलाया गया वो सफ़ेद सागर के नाम से था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे जो फाइटर प्लेन थे MiG-29, MiG-21 और मिराज। MiG-29 क्या करता था, F-16 को दूर रखता था, भारत की सीमा से दूर रहने के लिए। यानी कि जो एयरबेस, जो हम डॉग फाइट जिसे कहते हैं, डॉग फाइट यानी कि हवा में जो सांकेतिक लड़ाइयाँ होती हैं फाइट्स की, उसे बोलते हैं डॉग फाइट्स। उस फाइट्स के दौरान जो है F-16 को बाहर रखना है, दूर सीमा रखना है भारत की, ये MiG-29 का काम था। और MiG-21 और मिराज ये अपने निशाने लगाते थे कि हमें कहाँ टारगेट करनी है। सोचिए 12 फुट की ऊंचाई से 18 फुट की ऊंचाई तक जाकर के इन लोगों ने पहाड़ों पर दुर्गम इलाकों में जाकर के मार किया है। ये वो शौर्य है, ये वो शौर्य गाथा है हमारे देश की। आज कारगिल युद्ध की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष हो चुके हैं। इस 21 वर्ष के जो इतिहास के अगर जश्न की बात करें तो खुशियाँ तो बहुत होती हैं सुन करके कि हाँ हमने युद्ध जीता, लेकिन हमने अपने कुछ भाइयों को भी खोया। आज हमने अपने उन फौजी भाइयों को यूथ परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन है, उन्हें श्रद्धांजलि है। उनके परिवार में उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। और शायद आपको पता होगा इस कारगिल युद्ध ने भारत में आर्मी के लिए वो सम्मान पैदा कर दिया जो सम्मान शायद 1971 की जंग के बाद कुछ दिनों बाद हमारा देश भूल चुका था। आज हमारे देश में आर्मी को वो स्थान प्राप्त है, वो शौर्य प्राप्त है, वो सम्मान प्राप्त है जिसे देख करके ही हम गदगद हो उठते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका एक परिणाम आप ये देखिए कि ज़्यादातर मेरी जिस्म पर, मेरी चमड़ी पर मैं आर्मी की कॉस्ट्यूम को ही पहनना पसंद करता हूँ। आर्मी में जाने का सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आर्मी की ड्रेस नहीं कर सकते, आर्मी की जिसे कहते हैं कलर को मिला करके पहनना, ये मेरा सपना बन जाता है। और उसी की तरह मैं आपको अक्सर ड्रेस में दिख जाया करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल युद्ध में एक सबसे बड़ा फैसला लिया था, खुली भर्ती। आपको शायद याद होगा 1999 से खुली भर्ती प्रारंभ हुई। उनको लोग याद करते हैं कि उन्होंने पेंशन प्लान बंद किए, ठीक है, पेंशन प्लान बंद किए सरकारी कर्मचारियों के, कुछ पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों में सरकारी यानी कर्मचारी जो हैं पेंशन मुक्त हैं, पेंशन नहीं दी जाती है। लेकिन उन्होंने खुली भर्ती भी रखी और उन्होंने वही काम अपनाया था, पहले शहीदों के घर तक शव भिजवाने का काम किया था। हमारे वीर जवानों के डेड बॉडी जो है परिवारजनों के घर तक जाए, परिजनों के घर तक जाए, यह अटल बिहारी वाजपेयी की ही योजना का परिणाम था। उसमें विदेश मंत्री हमारे जॉर्ज फर्नांडिस थे। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने भी इस योजना में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहा जाता है जॉर्ज फर्नांडिस जी ने परवेज मुशर्रफ और वहाँ के थल सेना प्रमुख जो उप सेना प्रमुख थे, इनकी दोनों की रिकॉर्डिंग सामने मीडिया के सामने पेश कर दी थी। ये है पाकिस्तान की औकात। जब हमने कारगिल युद्ध, देखिए होता क्या ना कि 24 अक्टूबर वर्ष 1945 जो यूएनओ बना है, यूएनओ का साफ स्पष्टीकरण है कि कोई भी देश किसी भी देश पर बिना कारणवश अटैक नहीं करेगा, लेकिन आपको कारण पहले दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये एक रूल रेगुलेशन है। तो इसमें भारत करता क्या है, जब कारगिल युद्ध में कई लोगों को जब ढेर करता है पाकिस्तानियों को, तो उनकी आईडी कार्ड, उनके थंबनेल, उनकी तमाम चीज़ें यानी कि यूएनओ के सामने रखता है। लेकिन पाकिस्तान इतना निकम्मा नाकारा देश है जिसने साफ साफ मना कर दिया कि ये हमारे साथ नहीं, ये हमारे यहाँ के हैं ही नहीं। आप समझ लीजिए कारगिल जो युद्ध है ना, कारगिल युद्ध की वीर गाथा इतनी बड़ी, इतनी महान वीर गाथा है, इसे अपने बच्चों को, अपने आने वाले कल को, अपने आने वाली पीढ़ी को बताना है। इसी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो कारगिल की जो वीर गाथा है, कारगिल में जो हमने अपनी वीरता दिखाई है, उसको दुनिया के सामने बताना है, दुनिया के सामने दिखाना है। अगर कारगिल से प्रश्न की बात करें आपके एग्जाम में, तो सिर्फ कारगिल यानी कि विजय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 1999 हमने जीता इसको और सन 2000 से हम इसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं।
दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो कारगिल विजय दिवस के ठीक ही अगर देखें तो जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था तो हमने यानी कि बांग्लादेश का गठन किया था वर्ष 1971 में और पाकिस्तान से फिर युद्ध हुआ था। तो 1971 में यानी कि बांग्लादेश का गठन तो हुआ, हमने पाकिस्तान को हराया भी, वीर अब्दुल हमीद की गाथा आपने सुनी होगी। और आपको ये भी याद होगा कि 16 दिसंबर वर्ष 1971 को पाकिस्तान को धूल चटाया गया था और 16 दिसंबर पाकिस्तान विजय दिवस, ये कारगिल विजय दिवस है और 16 दिसंबर पाकिस्तान विजय दिवस, ये दो पेपर आपके क्वेश्चन के लिए बन जाते हैं। कारगिल दिवस यानी कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1999 में हुआ था। ये प्रत्यक्ष तौर पर कहा जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध था, 65, 71 और 99। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर ये चौथा युद्ध है, 48, 65, 71 और 99। ये कहानी इस रूप में मोड़ लेती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ ऑपरेशन पूछा जाएगा आपसे, तो ऑपरेशन आपको सफ़ेद सागर रखना है। कुछ लोग सफ़ेद बादल कहते हैं इसे, यानी वायु फोर्स है, तो सफ़ेद बादल नहीं सफ़ेद सागर इसको रखिएगा। दूसरी बात, इसमें हम बात करते हैं थल सेना प्रमुख का नाम। थल सेना प्रमुख कौन है? वेद प्रकाश मलिक, भारतीय थल सेना प्रमुख। उस समय भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? तो राष्ट्रपति KR नारायण है, डॉक्टर KR नारायण। प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हैं और विदेश मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस हैं। ये इतनी बातों को ध्यान रखिएगा जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। उसी साल भारत में यानी खुली भर्ती, आर्मी में खुली भर्ती का आह्वान किया गया और खुली भर्ती का आयोजन किया गया। तो ये आपके रहे प्रश्न। अपनी वाणी को समाप्त करने से पहले चंद लाइनें हैं। चंद लाइनें, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध फिर कभी होता है या फिर ऐसी गुस्ताखी पाकिस्तान करना चाहता है तो मोदी जी की ओर से एक संदेश है हमारा। मोदी की बॉल पर, मोदी जी को हम यहाँ पे साइड में मोदी कह रहे हैं, मोदी की बॉल पर इमरान खान हो गया बोल्ड, मोदी की बॉल पर इमरान खान हो गया बोल्ड, ब्रिटानिया 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 हमारी गोल्ड। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।